ये मेरा टेस्टिंग है लाइव के लिए। मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। मुझे लाइव आने का कोई भी अनुभव नहीं है, तो मैं पहले ज़रा चेक कर लूँ कि ये मैं लाइव आ पा रहा हूँ या नहीं आ पा रहा हूँ। सो जो आपके बहुत सारे अप्स थम्स अप मिल रहे हैं, उससे मुझे अंदाज़ लग रहा है कि शायद मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो ज़रा कोई मुझे मैसेज लिख दें कि जिससे मुझे पता लग जाए कि आवाज़ आवाज़ मिल रही है। ठीक है। सो आवाज़ मिल रही है। सो सबसे पहले तो मैं एकदम बड़े विनम्रता से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहूँगा कि मैं लेट हो गया। और लेट समय से लेट होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने विंडो दिया था कि मैं 7:30 से पहले आने की कोशिश करूँगा। क्योंकि हमारा जो कर्तव्य है, जो ड्यूटी है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है कि हमें जो काम मिला है हम उसे बहुत ही दिल से, पूरे सम्मान से करें। उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद हम बाकी सब कुछ करें। और दूसरी बात जो मैंने कल लिखी थी कि ऑलरेडी कोरोना पर इतना ज़्यादा लोग बोल रहे हैं, इतना ज़्यादा मीडिया बोल रहा है, इतना ज़्यादा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ में से डिटेल्स आ रहे हैं कि अगर उसे पढ़ लो तो नॉर्मल आदमी भी डिप्रेशन में चला जाएगा। सो इसीलिए मैं थोड़ा चुप था कि ऑलरेडी इतना सारा इन्फॉर्मेशन आ रहा है। लेकिन फिर मुझे लगा, फिर कल एक बच्चे ने मेरे को बहुत फोर्स किया, कहा कि सर आप थोड़ा सा आके हम लोगों को गाइड कीजिए, थोड़ा सा हमें मोटिवेट करिए ताकि हमें आपसे कुछ सीखने को मिले। तो पहली बात तो ये कि बच्चे, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ सिखा पाऊँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी बात से आपके जीवन पर कोई प्रभाव पड़ सकता है, तो मैं उसके लिए ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए कि ईश्वर ने मुझे ये मौका दिया, कि इस लायक बनाया कि मेरी बात आपके लिए महत्वपूर्ण रखती है। सो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सोच रहा था कि हम इसमें हम शुरुआत कहाँ से करेंगे। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी हर बात शुरू करते हैं मित्रों से। तो अगर मित्रों कह के करो तो ऐसा लगता है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी का कॉपीराइट ले रहे हैं। उनके मुंह से मित्रों सुनना एक गजब की खुशी देता है। तो इससे पहले कि मैं कोई दूसरी बात करूं, सबसे पहले कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 7 बातें कही हैं, वो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कृपया करके आप सबके पास स्मार्टफोन है, उन 7 बातों को समझ लीजिए, उसको आत्मसात कर लीजिए। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, और जिसमें मैं आप सबका कमिटमेंट चाहूँगा, मैंने पोस्ट पे भी लिखा था कि जो आरोग्य सेतु ऐप है उसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आरोग्य सेतु ऐप एक इतनी शानदार चीज़ बनाई है कि इसका जो रिजल्ट है, अभी कुछ लोगों ने भ्रामक बातें कह दी हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन इधर हो जाएगी, उधर हो जाएगी। कृपया करके भ्रामक बातों में बिल्कुल ना आए, बिल्कुल ना आए। और आने वाले समय में आप देखना, आरोग्य सेतु जो ऐप है, ये कोरोना से हमारी लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार बनेगा। और दूसरा यकीन मुझे यह है इस बात का कि जो लड़ाई हमारा देश इस वक्त लड़ रहा है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 6 महीने बाद जब ये कोरोना सब खत्म हो जाएगा, तब रिसर्च पेपर लिखे जाएंगे, ये होगा कि किसने कैसे लड़ाई लड़ी। आप देखना कि भारत देश उस लड़ाई में अव्वल आएगा, उस लड़ाई में सबसे ऊपर आएगा। इतना सहयोग दिया है आप सभी ने। देखिए, कई बार मैं सुना करता था कि डॉक्टर्स के साथ कुछ लोगों ने मारपिटाई कर दी, नर्सेस के साथ दुर्व्यवहार कर दिया। दिल को बड़ा दुख होता था इस बात का कि ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। और आज देखिए, हमारा पूरा देश डॉक्टर्स के लिए, वार्ड बॉयज के लिए, नर्सेस के लिए, जिसे कितना दिल खोल के जो है उनका स्वागत कर रहा हूं। आप देखिए, आज इनका जो रोल है, वो जो सैनिक होते हैं ना, जो बॉर्डर पर लड़ने जाते हैं और सामने से गोलियां चल रही होती हैं, फिर वो जाता है, तो हम आम लोग से कई बार लोग पूछते हैं कि डर नहीं लगता? लगता है डर सबको, किसको जान प्यारी नहीं है। लेकिन जब बात अपने देश की आन वान और शान की हो, तो फिर किस बात का डर? तब कर्तव्य सबसे ऊपर आता है। वही कर्तव्य होता है जो कि गोली के डर को एकदम दूर कर देता है। और हमारे जवान शहीद होने से एक सेकंड को नहीं झिझकते।
आज वही चीज आप देखिए, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, ये सब लोग वही कर रहे हैं। कोरोना के पेशेंट्स के साथ उनको ट्रीट कर रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं कि कितनी खतरनाक बीमारी है, जानते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। यह होता है देश के प्रति, समाज के प्रति और अपने कर्तव्य के प्रति जज्बा। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो आज जब उनको इतना सम्मान मिल रहा है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि जो सम्मान उनके लिए ड्यू था वो उन्हें मिला। सिमिलरली पुलिस की बात करें, पुलिस का बहुत मजाक उड़ता था और कई बार ये कहा जाता था कि जो है चौराहे पे सिर्फ वसूली के लिए खड़े होते हैं, और बहुत सारे आरोप। कई बार जो है मार पिटाई भी पुलिस के साथ, बदतमीजी हो जाती थी। लेकिन आप देखिए, चौराहे शांत खड़े हुए हैं, ये फ्रंट लाइन पे खड़े हुए हैं। कोरोना से अगर कोई अफेक्टेड बंदा होगा, सबसे पहले पुलिस वाला होगा, क्योंकि सबसे पहले वही रोक रहा है, लेकिन अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और इस ड्यूटी करने में कोई डर नहीं है। एक बार जब आप लोग इन पुलिस वालों के लिए, हम पुलिस वालों के लिए ताली बजा देते हैं, बस वी आर डन। 24 घंटे क्या, अगर 48 घंटे भी लगातार खड़ा होना पड़े, हम खड़े रहेंगे। इसमें कहीं कोई संशय वाली बात नहीं है। अब आज की बात में बहुत सारे पॉइंट्स मैंने नोट किए थे कि ये सब बातें हम करेंगे, लेकिन सारे पॉइंट्स हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे। ये थोड़े थोड़े पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे कि ताकि हम लोग सिस्टमेटिकली हर बार में थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम निकाल कर दे सकें। देखिए, कोरोना के बारे में अगर आपको राय देखनी है तो हमारे बेस्ट डॉक्टर्स हैं, जिनकी राय आप टेलीविज़न पे या यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। आप आलतू फालतू लोगों की बात मत सुनिए। जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, सिर्फ उनकी बात पर ध्यान दीजिए, क्योंकि उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो जो जानता है उसकी बात सुनिए, इधर उधर की बातों पर यकीन ना कीजिए। ठीक है, सो ये पहली बात है। दूसरी बात, इस समय मैं देख रहा हूं कि बहुत मुश्किलात का सामना हम लोग कर रहे हैं। घर में रह रहे हैं, फेस्टेशन हो रहा है कि जो है बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लगातार एक जगह बंद कर रह गए हैं, और बहुत सारी चीज़ें मैं समझ सकता हूं कि ये दिक्कतें आ रही हैं। अब यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब आप सोचिए कि जब आपका स्कूल चल रहा होता है बच्चों का, जब हम लोगों का जॉब चल रहा होता है, तो हम लोग कैलेंडर में देखते रहते हैं कब छुट्टियाँ पड़ेंगी। 2-4 दिन की छुट्टियाँ पड़ेंगी तो बड़े मौज मारेंगे, राइट। प्लान कर लेते हैं 2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, 2 दिन सैटरडे संडे जोड़ लेंगे, उसमें कहीं घूमने निकल जाएंगे। ठीक है, तो तब हम उस ब्रेक के लिए तरसते हैं कि हमको वो छुट्टी मिल जाए, राइट। और जिस काम में हम लगातार लगे हुए, उससे हमें मुक्ति मिल जाए। अब आप देखिए, दूसरा पहलू यह है कि आज आपको मुक्ति ही मुक्ति मिली हुई है, पूरी तरीके से मुक्ति मिली। घर रहिए, शांति से रहिए, खाइए पीजिए, लेकिन यहां भी आपको घुटन महसूस हो रही है, अनरेस्ट हो रहा है, लग रहा है कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं। यहां पर जब इन बातों को हम विचारेंगे तो हमें याद आएगी हमारे देश के, हमारे भारत के बहुत ही भगवान स्वरूपी जिन्हें कहा जाता है, गौतम बुद्ध जी की, जिन्होंने कहा था मध्य मार्ग। एक बड़ी फेमस कहानी है उनकी कि वो एक नदी पार कर रहे थे और एक नाव थी नहीं, क्योंकि उस जमाने में नाव से ही नदी पार होती थी। तो गौतम बुद्ध जी नदी पार करने के लिए वेट कर रहे थे। कोई सारंगी वादक था, तो वो अपना बैठा हुआ अपना सारंगी के सुर निकालने की कोशिश कर रहा था। तो उसके जो तार होते हैं वो कभी टाइट करता था, कभी लूज करता था, कभी टाइट करता था, कभी लूज करता था, फिर बजा के देखता था। तो आधा पौना घंटा, मतलब जो भी समय रहा होगा उस काल में, महात्मा बुद्ध उसको देखते रहे और उसके पास जाकर बोले कि आप कर क्या रहे हो इतनी देर से? कभी उसी तार को आप टाइट कर देते हो, कभी उसी तार को आप ढीला कर देते हो, कर क्या रहे हो आप? इसको जल्दी से क्यों नहीं कर सकते? तो उसने बड़ी प्यारी सी बात कही। उसने कहा, देखो सारंगी के तार हैं, मैं इसको सही तनाव दे रहा हूं। अगर मैं इस तार को बहुत ज्यादा टाइट कर दूंगा, ज्यादा टेंशन दे दूंगा, तो ये बेसुरा हो जाएगा। और तार जब ढीला हो जाता है तब भी बेसुरा हो जाता है, तब उसमें से सुर ही नहीं निकलते। इसीलिए तार जब बिल्कुल सही सटीक तनाव में होता है तो उससे सुर निकलते हैं। ऐसी ही जिंदगी होती है हम लोगों की। जब हमारी जिंदगी बैलेंस होती है, बिल्कुल मध्य में होती है, न बहुत कम न बहुत ज्यादा, तो जिंदगी में भी सुर निकलते हैं और वो सुंदर बन जाती है।
तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि हमें समझनी चाहिए। किसी भी चीज की अति हमेशा दुर्गति को ही प्राप्त होती है। आप कोई भी काम करिए, भूख लगी है खाना खा लीजिए, ज्यादा खा लेंगे आपको एसिडिटी हो जाएगी, कब्ज हो जाएगी। इट्स वेरी सिंपल। तो ये जो चीजें हैं, मैं ये इसीलिए आज कह रहा हूं कि हमें बैलेंस रखने की जरूरत है। और एक लाइन जो मैं हमेशा जो मेरे लिए बड़ी प्रेरणादायक लाइन है, और मैं हमेशा जब भी मुश्किलों में होता हूं, कई आप हाँ, मित्रों की जगह मैं वर्ड यूज करूंगा फित्रो। आप लोग हमारे फेसबुक के फ्रेंड्स हैं, तो आज से एक नया वर्ड हम लोग मिलकर कॉइन कर देते हैं, फित्रो। सो यू आर माई फित्रोज। सो फित्रोज, आप में से कई लोगों ने लिखा है कि मैं हमेशा कूल कैसे रहता हूं। तो देखिए, एक बड़ी सीधी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आम सड़क पे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें आपका टेस्टिंग स्किल टेस्ट नहीं होगा, आपका ड्राइविंग स्किल टेस्ट नहीं होगा। आपका ड्राइविंग स्किल तब टेस्ट होगा जब वो रास्ता बहुत ही ऊबड़ खाबड़ टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल गिरते पड़ते का होगा। जब तक मुश्किल सामने नहीं होगी, जब तक बॉलर खतरनाक नहीं होगा, तब तक आपकी बैटिंग का टेस्ट नहीं होगा। तो और जितना ज्यादा खतरनाक बॉलर होगा क्रिकेट में, उतनी अच्छी बैटिंग आपकी होती चलेगी। जितने खतरनाक रास्ते से आप गाड़ी चलाएंगे, रोज प्रैक्टिस करेंगे, आप उतने बेहतर होते चले जाएंगे। मीनिंग बाय, जिंदगी की जो मुश्किलें आती हैं वो आपको एक मौका देती हैं आपको इंप्रूव करने का। तो खुले हाथ से उनको कहिए आइए, वेलकम कीजिए। क्योंकि एक डायलॉग था, मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, सिल्वेस्टर स्टैलोन की मूवी थी, उसका डायलॉग था और जो मुझे बहुत पसंद है। उसका नाम उसके इंग्लिश में उसको इस तरीके से कहा गया था, व्हेन गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। व्हेन गोइंग गेट्स टफ, जब जिंदगी के हालात मुश्किल हो जाते हैं, कठिन हो जाते हैं, तो जो कठिन लोग होते हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं, वो नहीं रुकते फिर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब यहां पर एक मुद्दा और आता है कि इसको आप रास्तों को कैसे पार करेंगे। देखिए, यहां पर एक थोड़ा सा फिलोसॉफिकल बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि हम सबका चरित्र, हम सबका एक्ट सही है गलत है, ये इसका निर्धारण कौन करेगा। ये बात मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कोई भी एक्ट, कोई भी निर्णय सही है या गलत, इसका निर्णय कौन करेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सही और गलत का निर्णय इंडिविजुअल चीजें, यानी कि आइसोलेशन में नहीं हो सकता, आइसोलेशन में नहीं हो सकता। और एक, चलिए इसी के साथ एक मैं आपसे और प्रश्न पूछ लेता हूं। सही गलत, राइट एंड रॉन्ग, और दूसरा होता है गुड बैड। गुड और बैड, क्या दोनों एक बातें होती हैं? नहीं। होता यह है कि हम लोग आम तौर पे, मैं भी पहले गलती करता था जब तक मुझे इनका अंतर समझ में नहीं आता। फिर से सुनिएगा मेरा प्रश्न, राइट और रॉन्ग, गुड और बैड, क्या दोनों बातें एक ही हैं? राइट का मतलब गुड होता है, बैड का मतलब रॉन्ग होता है? नो, ऐसा नहीं होता है। फर्क होता है कॉन्टेक्स्ट का। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाए तो ये गुड है या बैड है? नेचुरल सी बात है, बैड है, गलत बात है। गोली नहीं मारनी चाहिए उसको, गलत बात है, बैड है। लेकिन हमारा फौजी जब बॉर्डर पर खड़ा होता है और सामने से गोलियां चल रही हैं और वो एम लेकर, स्नाइपर लेकर जो है दुश्मन को ठक से ठोक देता है, तब ये गुड है बैड है? तो सोशली किसी को मारना तो बैड है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट ये है कि हमारे देश की रक्षा करनी है, इसीलिए वो निर्णय सही है। तो जो मैंने बात कही उसका लब्बो लबाब ये है कि राइट रॉन्ग का निर्णय टाइम एंड स्पेस, समय और स्थान, ये दोनों चीजें, और उसका कॉन्टेक्स्ट, उसके पीछे क्या कहानी थी, इन सबको मिलके वो चीजें निर्णय करती हैं। अब आप पूछ रहे होंगे कि मैं इतनी लंबी बात, ये भूमिका क्यों बना रहा हूं। तो भूमिका इसीलिए बना रहा हूं कि चरित्र का टेस्ट
आसान समय में नहीं होता। यह समय हमारा टेस्टिंग टाइम है और इस समय में हम जिस रोल में हैं उस रोल को हमें बहुत बेहतर तरीके से निभाना है। जो कुछ हमारे पास है उसके लिए हमें ईश्वर का धन्यवाद देना है। ये टेस्टिंग टाइम है, बहुत मुश्किल काम है। हमारे माता पिता या हमारे दादा दादी नाना नानी उन्होंने भी इतना विषम काल, इतना विषम समय नहीं देखा। पिछले 100 सालों में ऐसी विपत्ति, ऐसा पेंडेमिक कोरोना जैसा नहीं आया। ये वाकई में बहुत विकराल है। लेकिन मैं बड़ा खुश होता हूं इस बात से कि हमारा देश, जहां पर अभी भी लिटरेसी 100% नहीं है, लेकिन लोगों ने कितना शानदार तरीके से जो है सरकार की बातों का समर्थन किया है, जिम्मेदारी ओढ़ी है। मैं सोच रहा था जब गांव में से दूर दूर के लोग, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार के लोग वापस लौट के आ रहे थे, यूपी के अंदर गांव में जाएंगे तो क्या होगा, वो गांव में मिक्सिंग हो जाएगी। तो गांव पहले सेफ थे, अब गांव भी जो है अनसेफ हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इतनी अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि गांव के हमारे प्रधानों ने, गांव के आम लोगों ने, जो कभी हवैया से यात्रा नहीं करते, कभी कभार को छोड़ के, उन लोगों ने निर्णय लिया कि गांव का कोई भी गेस्ट, गांव का अपना आदमी अगर गांव में वापस आ रहा है तो वो 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहेगा। गांव के स्कूल में उन्होंने उसको रुकवा दिया, 14 दिन तक वहीं पे कागज में लपेट के खाना देते रहे। तो देखिए कितनी बढ़िया तरीके से हमारे देश की जनता ने उन चीजों को संभाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को संभालें। और अगर आप ध्यान से देखें, हमारा अब तक जो कोरोना की फाइट है बहुत अच्छी हुई है, बहुत ही शानदार हमारी फाइट हमने लड़ी है अब तक। और इसी जज्बे के साथ अगर हम लड़ेंगे तो हम इसको पक्का हराएंगे। दुश्मन मजबूत है तो हराने में भी तो मजा आएगा ना। फिर ये देखिए ना बात, हम लोग 130 करोड़ हैं, बाकी दुनिया वाले सोच रहे होंगे 130 करोड़ में, वो भी गरीब देश है, यहां पर कोरोना फैलेगा तो कितना मजा आएगा। जो हमारे दुश्मन देश हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। वो जवाब यही है कि आप कुछ भी कर लो, नहीं होने देंगे कोरोना, यहां पर होने नहीं देंगे। कुछ भी कर लो, हम घर में बंद बैठे रहेंगे। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हमको होगा तुमको नहीं होगा, या तुमको होगा हमको नहीं होगा, सबको होगा। होगा तो सबको होगा। ये एक ऐसी चीज है जो किसी कास्ट में फर्क नहीं करती, किसी क्लास में फर्क नहीं करती, किसी इंसान में फर्क नहीं करती। सबको होगा तो होगा। इसीलिए सुरक्षा क्या है, मैं आपकी सुरक्षा करूं और आप मेरी सुरक्षा करें। और मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं पिछले 21-22 दिन से जो एका मिली है हमारे समाज में देखने के लिए, जो एक प्यार मिला है एक दूसरे के लिए, मैं देख रहा हूं कि हजारों लोग, मतलब पुलिस लठ लेके खड़ी हुई है, बाहर नहीं निकलने देंगे, फिर भी गरीबों को खाना खिलाने के लिए वो खाना बना के लेके जा रहे हैं। कई बार डंडे पड़ जाते हैं उनके ऊपर। एक मेरा मित्र है, उसने कहा कि साहब आज तो जो है पुलिस ने जो है हमको 2-3 डंडे मार दिए। तो मैंने कहा आपको बताना चाहिए था। बोला साहब बताते तब तक तो मार दिए। मैं मानता हूं ऐसा हुआ होगा, लेकिन उस बंदे ने कहा कि साहब मैं बिल्कुल निराश नहीं हुआ हूं, 2-4 डंडे खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरी समाज की सेवा है, ये मेरा देश के लिए सेवा है। देश के लिए अगर 2-4 डंडे पड़ भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, खा लेंगे, डंडे भी खा लेंगे। देश ने इतना खाना दिया है, खाने को हिस्ट पुष्ट शरीर दिया है हमको बनाने को, इतना दिया है देश ने, थोड़ा सा कष्ट भी सह लेंगे। वो सेवा कर रहे हैं, हजारों लोगों को खाना खिला रहे हैं। ऐसे लोग जो हजारों लोगों को खाना खिला रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास, जो बेचारे जिनका रोजगार छूट गया है, और वो लोग जो आज, जिन्होंने कभी घर में एक रोटी नहीं बनाई होगी, वो लोग 8-8, 10-10 लड़के लड़कियां बैठ के ग्रुप में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए 4-4 घंटे इस गर्मी में, अप्रैल में अच्छी खासी गर्मी पड़ती है, 3-3 हजार लोगों को खाना बना रहे हैं। सुकून मिलता है कि हमारा युवा जो है वो ऐसा काम कर रहा है कि बस तबीयत खुश हो जाती है। अगर इनके हाथ में हमारा देश रहेगा तो भाई साहब बिल्कुल मामला बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जज्बे की जरूरत है जो यहां पे दिखा रहे हैं। मैं यहां पर एक बात और कहूंगा कि समाज में हमारा बहुत अंतर है। कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा है, कुछ लोग बीच वाले हैं, कुछ लोगों के पास बहुत कम है। तो भैया जिसके पास ईश्वर ने दिया है, मैंने पहले कहा ईश्वर का धन्यवाद दो। और साथ में अगर आपके घर में कोई मेड काम कर रही है तो उसकी सैलरी मत रोकना।
चाहे अपने घर का कुछ बेच बाच के उसकी सैलरी देनी पड़े, सैलरी दे देना उसकी। अगर मेड को, आपके घर में काम करने वाले चौकीदार को, आपके घर में काम करने वाले मालिक को अगर पैसा नहीं दिया आपने, भूखे मर जाएंगे। आप मान लीजिए, कोई चारा नहीं है इस वक्त। और ये चरित्र का टेस्ट है, ये मुश्किल वक्त है, ये टेस्ट है। मुझे पक्का यकीन है कि जो आज का नया भारत है इस टेस्ट में फेल नहीं होगा। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे कमिट करा है कि चाहे अपनी सेविंग्स बचा के मुझे देनी पड़े, लेकिन मैं अपने एम्प्लॉयज को नुकसान नहीं होने दूंगा। ये एक दूसरे को सहारा देने का वक्त है मेरे दोस्तों। ये दे दो, 2-3 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसके बाद आप देखेंगे ना, जो मदद आप इस वक्त करेंगे, ये मदद आपको, ईश्वर न करे कभी आपके सामने मुश्किल हालात आए, लेकिन जब भी मुश्किल हालात आएंगे ना, आपको याद रहेगा कि यार मैंने बहुत नेक के काम किए हैं। वो आपको आत्मबल देगा, आत्मशक्ति देगा। आप यकीन मानिए, कोई चीज अननोटिस नहीं जाती है, मिलेगा आपको आत्मबल। तो इसीलिए जितना कर सकते हैं जी भर के कीजिए। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अपने आसपास कोई किसी को भूखा न रहने दीजिए, थोड़ा बहुत खिलाते रहिए। और जो है किसी की मदद अगर कर सकते हैं कर दीजिए। मैं मान रहा हूं कि इस वक्त इरिटेशन बहुत बढ़ जाता है हम लोगों का, चूंकि घर में बंद है और सुबह से लेकर शाम तक कोरोना। लेकिन ये टेस्टिंग टाइम है। जब भी आपको इरिटेशन हो, अब मैं आपको बताता हूँ, मुझे ही इतना इरिटेशन होता था जब मैं यंग था, इतनी छोटी छोटी बात पे भी गुस्सा आता था। और कई बार लोग इरिटेट बहुत करते थे, एक ही बात को 10-10 बार कहना। तो और मतलब कई बार होता है ना कि आप सुबह से लेकर शाम तक आप परेशान हो जाते हैं सुन के। तो और कई बार पता होता था कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है और सफ़ेद झूठ बोल रहा है, तो गुस्सा आ जाता था। तो मैंने अपने सर से पूछा कि सर ऐसा झूठ बोलते हैं आके गुस्सा आ जाता है। तो उन्होंने कहा देखो, ये टेस्टिंग है आपका, आपको गुस्सा नहीं होना है। तो जब भी गुस्सा आए आपको, आप कोई ट्रिगर बना लीजिए अपने दिमाग में कि ये ट्रिगर मेरा है तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। तो मैंने अपने दिमाग में ट्रिगर बनाया कि जैसे मुझे थम्स अप का जो सॉफ्ट ड्रिंक है पीना बड़ा पसंद था। अब तो खैर बहुत कम पीता हूँ। तो मैंने ट्रिगर बनाया कि अगर मुझे कोई गुस्सा आ रहा हो तो मुझे दिमाग में, मैंने अपने स्टेनो से कहा कि मुझे ना थम्स अप ला के दे दिया कर। थम्स अप का एक ठंडा घूंट अंदर जाता था तो गुस्सा चला जाता था। एंड उस 2 मिनट के अंदर आप सोच लेते थे कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा नहीं करना है। बेसिकली क्या था, ट्रेनिंग हो रही थी मेरे माइंड की, मुझे गुस्सा नहीं करना है। मुझे पता है कि सामने वाला मुझे बेवकूफ बना रहा है, मेरा आधे घंटे से मेरा दिमाग चाट रहा है। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसा हमेशा होगा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना टेम्पर लूज करें, नहीं करना। ये हमें ट्रेनिंग करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि यही आपका चरित्र का टेस्ट है। तो इस विषम समय में, घरों में जब आप बंद हैं, गुस्सा आएगा आपको, ठीक है। आप भी कोई ट्रिगर पॉइंट करिए। जैसे मैंने बताया मेरा थम्स अप था, तो एक मैंने छोटा सा रेफ्रिजरेटर अपने ऑफिस में रखवा दिया था। तो मेरा स्टेनो जैसे ही आवाज़ मेरी तेज होती थी, वो तुरंत जो है आके खड़ा हो जाता था और ला के दे देता था, साहब ये थम्स अप का आपका बोतल या केन आ गई। फिर उसके बाद धीमे धीमे क्या हुआ कि वो आके लाता नहीं था, सिर्फ खड़ा हो जाता था रेफ्रिजरेटर के सामने। उसके बाद 1-2 साल के बाद जो है रेफ्रिजरेटर भी ऑफिस से गायब हो गया, लेकिन मुझे दिखता था कि मुझे रेफ्रिजरेटर है और उसमें तो थम्स अप भी आएगी। तो बेसिकली क्या हुआ, 2-3 साल के अंदर हमने आपको ट्रेन कर लिया कि मुझे गुस्सा नहीं करना है। थोड़ा सा वक्त लगेगा, आप ट्रेन करेंगे, आप भी ट्रेन कर लेंगे कि हमको गुस्सा नहीं करना है। और ये चीज, गुस्सा नहीं करने का मतलब कि रिएक्ट नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कोई कुछ बोल के चला जाए तो आप बस जो है चुपचाप होके आप उसको इग्नोर कर दो। नो 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 नो, मेरा कहना है आप उसको रिस्पॉन्ड करो, रिएक्ट ना करो। रिएक्शन में और रिस्पॉन्स में बहुत अंतर होता है। रिएक्शन वो होता है शट से, किसी ने बोला आपने शट से बोल दिया, ये रिएक्शन होता है। रिस्पॉन्स वो होता है, उसने बोला, हमने सुना, गुस्सा आया, कंट्रोल किया, सोचा मैं इसका क्या सटीक जवाब दूं, बाद में 1-2 दिन के बाद उसका सटीक जवाब हमने दे दिया। ठीक है, वो रिस्पॉन्स होता है। इसीलिए नेवर रिएक्ट टू एनीथिंग, ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू थिंग्स।
एक बात बहुत लोगों ने कही है कि इस टाइम का हम सदुपयोग कैसे करें। देखिए, एक कॉमन रिसर्च वर्क ये कहता है कि 21 दिन के अंदर आप कोई भी अपनी हैबिट, जो आपकी गलत हैबिट है, वो बदल सकते हैं, या 21 दिन के अंदर आप एक नई हैबिट सीख सकते हैं। तो साहब आप देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको दो दो मौके दिए। ये दो मौके हैं। पहला मौका था कि आपकी कोई पुरानी हैबिट जो गलत है, आदत हो, उसको खत्म करो, तो 21 दिन में आपको वो दे दिए। और अब 21 दिन और दे दिए कि अगर आपकी कोई अच्छी आदत आपको सीखनी है तो सीख लो। 21 दिन अगर आप उस चीज का रिहर्सल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप कर लेंगे। दिस इज डूएबल। अगर आप सो माय सन इज हियर टू गिव मी सम टिप्स जो आपके नोट्स आ रहे हैं, उनमें से मैंने कहा कि मुझे कुछ टिप्स दो, तो वो मुझे दे रहा है, तो उनको भी मैं रिस्पॉन्ड करूंगा आपके साथ। तो आप सीख सकते हैं उस चीज को। अच्छा, तो बड़ी बात नहीं है। एक बात और यहां पे अपनी बात खत्म करने से पहले कहना चाहूंगा कि यह मौका है अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने का। 80% लोगों को कोरोना होगा और उनको पता भी नहीं चलेगा कोरोना कब आया और कब चला गया। मजबूत किले नहीं ढहा करते हैं, पतली दीवारों वाले किलों पर जो है दुश्मन जो है हल्की टक्कर मार के उनको गिरा देता है। तरीका क्या है? ये तो चारों ओर से आ रहा है, तो बचोगे कैसे? अपने किले को मजबूत बनाइए। मजबूत बनाने का तरीका क्या है? अपना इम्यून सिस्टम अच्छा करिए। इम्यून सिस्टम पर बहुत सारी रिसर्च है, बहुत सारी बातें कही गई हैं, मैं उनकी डिटेल्स में अभी नहीं जाऊंगा। और अगर आप लोग मुझे लिखेंगे तो इम्यून सिस्टम पर हम लोग पूरा का पूरा एक बार चर्चा कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेसिक बात मैं आपको आज जरूर बता दूंगा, वो ये कि पूरे दिन में कोशिश ये करिए कि आपका हार्ट का पल्स रेट कम से कम 130-40 के आसपास हो। चाहे आप वो दौड़ रहे हो, या पुशअप लगा रहे हो, या कूद रहे हो, या स्किपिंग कर रहे हो, आपका हार्ट रेट दिन में 5 मिनट के लिए 130-140 से ऊपर जाना चाहिए। अगर आप इतना कर लेते हैं, इतने से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सॉलिड हो जाएगा और आपका इम्यून सिस्टम में एक बहुत अच्छा सुधार मिलेगा आपको देखने को। ये बहुत बेसिक सी बात है, और ये बेसिक बात आदिकाल से चली आ रही है। ये बेसिक बात आदिकाल से चली आ रही है, ये अकाट्य सत्य है। एक चलते चलते एक छोटी सी कहानी इसकी बता देता हूं कि एक राजा था, पढ़ा रहता था, राजा था, तो क्या फर्क पड़ता है उसको बहुत सारी बीमारियां हो गई। बहुत इलाज कराए उसने, जो वैद्य उसका इलाज नहीं कर पाता था वो उसी को जो है सजाए मौत, किसी को घोड़े से बंधवा के खिंचवा देता था, किसी को जो है सूली पे चढ़ा देता था, कुछ भी करता था। किसी ने कहा कि साहब ये वैद्य आपको इलाज नहीं कर पाएंगे, कोई संत महात्मा है जंगल में, उनके पास जाओ, उनके पास इलाज है। राजा तो जो है अपना सैनिकों के साथ पहुंच गया उसके पास। अब बेचारे संत महात्मा, संत थे, सन्यासी इंसान, वो अपना हवन ववन करके अपना जंगल में अपनी साधना करते थे, उनको ये वैद्यगिरी आती नहीं थी। अब उस राजा ने कहा कि आप मेरा इलाज करिए। इलाज नहीं करेंगे तो संत महात्मा ने कहा, भाई महाराज जी, मैं तो इलाज नहीं करता हूं, मैं तो सिर्फ पूजा पाठ का काम करता हूं, मेरा काम तो सिर्फ पूजा पाठ का है, वही मैं करता हूं, मैं इलाज नहीं करता हूं। तो राजा ने निकाली तलवार, ताकत का दम होता है ना, निकाली तलवार, रख दी गर्दन के ऊपर। अब बेचारा सन्यासी, संत इंसान, मरता क्या ना करता, उसकी समझ में कुछ नहीं आया। तो वो गए अंदर, जो यज्ञ था उसकी बभूति थी, उसकी कुछ पुड़ियां बनाई और राजा को दे दी। और राजा से ये कहा कि राजा महाराज जी, ये ऐसी दवा है जो आपकी सारी बीमारियां काट देगी, लेकिन ये दवा की गोली बना के खानी पड़ेगी। और गोली बनाएंगे आप अपने माथे के पसीने से। माथे का पसीना इसमें टपकेगा, फिर उसकी आप गोली बनाइए और खा लीजिए। अगर माथे के पसीने से टपक के गोली बना के खाई आपने तो आप ठीक हो जाओगे, अन्यथा जो है भगवान मालिक है। अब राजा तो ऑलरेडी इतना परेशान था, क्या करता। अब पसीना निकालने के लिए उसको फिर मेहनत करनी पड़ी, यानी कि वही 130 का पल्स रेट, 5 मिनट जब तक करोगे पसीना तभी निकलेगा। पसीना निकलना शुरू हुआ राजा का, 6 महीने पसीना निकाला उसने, सारी बीमारियां कट गई, वो ठीक हो गया। पहुंचा संत के पास कि आप बताओ दवा कौन सी दी थी। तो संत ने फिर कहा, भाई दवा कुछ नहीं दी थी, सिर्फ आपको हमने नेचर के पास आने के लिए कहा था। ये नेचुरल है, हम दिन में थोड़ा सा पसीना बहाएं, ये हमारे लिए नेचुरल है।
जो हम लोग नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जंगल में शेर हो, टाइगर हो, उसको शिकार करने के लिए 6 बार में से 1 बार शिकार मिलता है, 6 बार भागता है, पसीना बहाता है। हिरन हो, बाकी जानवर हो, अपनी जान बचाने के लिए दिन भर भागते हैं, तो पसीना सब बहाते हैं। इसीलिए उनको डायबिटीज नहीं होती, उनको ब्लड शुगर नहीं होता, उनको कुछ नहीं होता, उनको कोरोना भी नहीं होता। सो मोटी मोटी बात यह है कि हम लोग नेचर के साथ रहें। अपनी इम्यून सिस्टम बढ़ाने का सबसे सिंपल मैंने तरीका बताया है, कोई दवा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ 5 मिनट, सीढ़ियां हैं, फ्लैट है, ऊपर नीचे चढ़ लीजिए, थोड़ा सा 5 चक्कर लगा लीजिए 50-50 सीढ़ियों के, बस हो गया काम आपका। इतने से काम आपका हो जाएगा। और इस समय जो बहुत सारी जो समस्याएं आ रही हैं, उसमें मैं एक चीज़ के लिए ज़रूर कहूँगा कि माता पिता का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंशन चाहते हैं इस वक्त। और नेचुरली टीवी अखबारों में खबरें आ रही हैं कि 60+ वालों की दिक्कतें ज़्यादा हैं, उनको चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब उनको चैलेंजेस ज़्यादा हैं, उनको रिस्पेक्ट दीजिए, उनको केयर कीजिए, उनकी बात बात पे पूछते रहिए कि कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। अपने साथ उनके साथ पुराने वीडियोज़ हों, उनको लगा के देख लीजिए, थोड़ा सा मज़ा लीजिए, पुरानी यादें ताज़ा कीजिए, हंसी मजाक का माहौल घर में क्रिएट कीजिए, लूडो खेलिए। हाँ, लूडो से ज़्यादा झगड़ा मत कीजिएगा। अभी मैंने सुना कि जो है पति पत्नी लूडो खेल रहे थे, पुलिस बुलानी पड़ी, आपस में लड़ गए। प्लीज़ लूडो का मज़ा लीजिए, पुलिस मत बुलाइए, पुलिस ऑलरेडी बहुत परेशान है, तो पुलिस को जो है उसमें वहाँ पर रहने दीजिए। और हाँ, हमारे देशवासी जो कर रहे हैं, जहाँ पे भी वो पुलिस वालों को, हमारे सफाई कर्मियों को, आप देखिए, उनको पता है कि वो सड़क पे निकल रहे हैं और उस गंदगी में कोरोना हो सकता है। दे आर द रियल करेक्टर्स। आप देखिए, उसकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं होती। हमारी तनख्वाह तो बहुत बढ़िया, ठीक ठाक है, तो हम तो ड्यूटी पे जा रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहा है। लेकिन वो जो सफाई कर्मचारी है, वो जो वार्ड बॉय है, जो नर्सेज हैं, बहुत छोटी तनख्वाह मिलती है उनको। पूरे देश में अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है जहां पे किसी ने भी कहा हो कि कोरोना है इसीलिए हम ड्यूटी नहीं करेंगे। ये होता है साहस। और ये सब लोग, सारे सफाई कर्मचारी, सारी नर्सेज, सारे डॉक्टर्स, सारा मेडिकल स्टाफ, सारा पुलिस स्टाफ, और वो सारा स्टाफ जो सप्लाई चेन में लगा हुआ है, वो सारी एनजीओज जो ये लगी हुई हैं चारों तरफ, वो सारे लोग जो पुलिस से, जिनको परमिशन नहीं मिली, फिर भी जानवरों को खिलाने के लिए, कुत्तों को खिलाने के लिए, बंदरों को खिलाने के लिए अपने घर से चुप चुप के रात में सामान लेके जा रहे हैं, खिला रहे हैं। ऐसे तमाम मेरे देशवासियों को मेरा सलाम। कसम से दिल जीत लिया आपने। मतलब कुछ भी हो, इस 21 दिनों में दिखा दिया है आप सबने कि हमारे देश का चरित्र बड़ा स्ट्रांग हो गया आप। और पहले तो ये कोई कल्पना लगती थी कि कभी हम दुनिया में भी हमारी कोई सम्मान करेगा नहीं करेगा। अब वो कल्पना नहीं लगती, अब यकीन सा लगता है हम सम्मान होगा। ये एक सोसाइटी का चरित्र, देश के चरित्र, हम नागरिकों के चरित्र से आता है। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। आलोक मिश्रा ने लिखा है, आशुतोष मिश्रा ने लिखा है, अमित ने लिखा, अमित गोयल, थैंक यू सो मच। ज्योति सुबोध, थैंक यू सो मच। दक्ष सिंह, अशोक भारद्वाज। मैं देखिए, मेरा मन तो ये करता है कि मैं आप सबके जवाब दूं, सबको लिखूं। सुनील पांडे जी हैं, इन्होंने लिखा है। नीति वर्मा हैं, सो नाइस ऑफ यू। संतोष पांडे जी, थैंक यू सो मच। ज्ञानेश त्रिपाठी जी, थैंक यू सो मच। राकेश जी, थैंक यू सो मच। हाँ, ये एक बात बच्चों के लिए रह गई। बच्चों के लिए मैं एक बात कहूँगा कि देखिए, ये समय आपके पास है। आने वाला जो समय है उसमें पढ़ाई लिखाई से नौकरी नहीं मिलेगी। मैं आपको बड़ा कड़ी बात बता रहा हूँ। आने वाले समय में आपके अंदर कोई ना कोई स्किल सेट होना चाहिए। हुनर बनाइए अपने अंदर, आप ट्राई मारिए। अभी आपके पास 42 दिन हैं, आप कई चीज़ों को ट्राई करिए, और जिस चीज़ में आपको मज़ा आए उस चीज़ की स्किल बढ़ाते जाइए, ट्रेन करिए अपने आप को उसमें, और पढ़िए और पढ़िए। और एक ज़माना ऐसा होता था जब लगता था कि भाई हम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। तो भाई आज की डेट में हमारे देश में, पूरी दुनिया में
सबसे सस्ता इंटरनेट हमारे देश में उपलब्ध है। यूट्यूब पर सारी की सारी अच्छे से अच्छी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं। अब इसके बाद आवश्यकता है तो सिर्फ इस बात की कि आप अपने आप को फोकस करें। 10 चीजों पर फोकस करेंगे कुछ नहीं होगा, एक चीज फोकस करेंगे आपका स्किल सेट इंप्रूव होता चला जाएगा। जैसे मेरी जो जोश टॉक है उसमें मैंने वही कहा है, टैलेंट कुछ नहीं होता है, जुनून होता है। जुनून पालना सीख लीजिए बच्चों, जुनून पालिए। जुनून अगर आपके अंदर आ गया ना, टैलेंट ना चल चल के पीछे आएंगे। एक नहीं, 3-3 टैलेंट चल चल के पीछे आएंगे। वो कहेंगे सर जी मुझे आपके साथ रहना क्योंकि मेरी पहचान तो आपसे होगी। जुनून पालना सीखिए, लग जाइए पीछे से। अब आप देखिए सर्दियों में जब हम लोग बैठे होते हैं पार्क में या आंगन में, धूप आती है, कितना मजा आता है, बड़ी बढ़िया सी धूप, मीठी मीठी धूप लगती है। लेकिन उसी धूप में अगर आप कॉन्वेक्स लेंस लगा दें, उस धूप को फोकस कर दें तो आग लगा देती है। धूप वही मीठी है, फोकस, जुनून पैदा हो गया। वही बच्चों के, आज के जो बच्चे हैं गजब स्मार्ट बच्चे हैं, इतना शार्प माइंड है उनके अंदर, इतनी नॉलेज है। फोकस कर लीजिए बस, वर्ल्ड इज योर्स। और अब फोकस, आपका कंपटीशन अब हिंदुस्तान में नहीं है, लखनऊ में, यूपी में, दिल्ली में, बॉम्बे में नहीं है। अब तो फोकस, अब तो कंपटीशन आपका इंटरनेशनल है। अब तो गूगल का सीईओ इंडियन है, अब माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इंडियन है। अब तो वो हुनर पाइए कि दुनिया की सारी कंपनीज पे आप लोग जाके बैठ जाइए। सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, जुनून, तो वो पालिए। आखिरी में यही कहूंगा कि अपने सभी मित्रों से हाय हेलो करते रहिएगा। समय है, बातचीत कर लीजिएगा, रिश्तेदारों से बातचीत कर लीजिएगा। पुराने दोस्तों से इतने दिनों से बात नहीं की होगी, बड़ा अच्छा मौका है, उठाइए फ़ोन, मार दीजिए वीडियो कॉल। वो भी फुर्सत में है, आप भी फुर्सत, जरा पुराने संबंध में थोड़ी गर्मी लाइएगा। थोड़े से देखो, रिश्तों में भी क्या होता है ना, इन्वेस्ट करना पड़ता है। कोई रिश्ता जब इसीलिए कि हम भाई बहन हैं तो हमारा रिश्ता चलता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। एक दूसरे के लिए हमें अपना समय, अपना कंसर्न इन्वेस्ट करना पड़ता है, वो करिए और एका होकर आगे बढ़ेंगे हम लोग। सरकार जो नियम कह रही है, आप यकीन मानिए बहुत विचार विमर्श के बाद वो बात आप तक आती है। निर्णय में इतने विद्वान टैलेंटेड लोग अपनी अपनी इनपुट्स देते हैं, पूरे पूरे थिंक टैंक हैं, वो काम कर रहे हैं, तब जाके बात आती है। इसीलिए उस बात को मानिए, और ये बात मान के हम सब लोग मिलकर कोरोना को हराएंगे। कोरोना को हराना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। दुश्मन मुश्किल है, लेकिन एक बात और भी तो कहिए ना कि मुश्किल वक्त कमांडो सख्त हो जाइए, सख्ती से पालन करेंगे हम। कोरोना खत्म होगा, फिर से सड़क पे आएंगे, और अगली बार हम अपनी सड़कों को जैसी साफ अब है इतना साफ रखेंगे। जितने पेड़ पौधे अब साफ है उतना हम साफ रखेंगे, एनवायरमेंट पे साफ रखेंगे। और मुझे पक्का यकीन है कि ये 21 अब पूरे 42 दिन है। सोचिए अपने बारे में, कुछ लिखिए, और अगर कोई ऐसी बात जो आपको कंफ्यूज करती है और आप कॉन्फ्लिक्ट में हैं, किसी कॉन्फ्लिक्ट जोन में हैं, समझ में नहीं आ रहा ये क्या सही है गलत है, कई बार होता है ऐसा, आप मुझे इनबॉक्स में प्रॉब्लम पूरी लिख दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ये हो सकता है कि मेरा रिप्लाई तुरंत ना आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। मैं सभी जिम्मेदारियों में मेरा जो सबसे पहला कर्तव्य है, पुलिस की ड्यूटी, वो मेरी सबसे पहले है, मैं पहले वो निभाऊंगा। उसके बाद मेरा कर्तव्य मेरे माता पिता के लिए, मैं वो निभाऊंगा। उसके बाद मैं आप सब लोगों के लिए, जो मेरा समय है, हमारे समाज के लिए, आप सबके लिए, बच्चों के लिए, आपके सभी माता पिताओं के लिए मेरा प्रणाम बंदन। आपका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद चाहूँगा। आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, और माता पिताओं को बताइए कि हम सब लोग आपका अच्छा बच्चा बन के दिखाएंगे, अच्छे बेटे बन के दिखाएंगे, अच्छी बेटी बन के दिखाएंगे, और दुनिया को दिखाना है कि हम एक अच्छे भारतीय बन के दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू दिव्यांश राय, थैंक यू सोनू, थैंक यू संदीप सिंह। अब मैं आपसे विदा चाहूंगा, अंकुर चौधरी, थैंक यू सो मच।